गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब मुझे देख रहा है उसके अकॉर्डिंग। दिस इज अंकिता अरोरा बैक विद जीएसटी। अभी आपको क्या टॉपिक करवाया जा रहा है? ई वे बिल। ई वे बिल वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, लेकिन उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ई वे बिल नाम सुन के ऐसा लगता है पता नहीं क्या है। तो सबसे पहले सुनो, ई वे बिल का मतलब और कुछ नहीं। ई वे बिल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। जब गुड्स का मूवमेंट होता है, पहले जो मैं सेंटेंस बोल रही हूँ आप बस ध्यान से सुनते जाना। गुड्स का जब जब मूवमेंट होता है, मैम मूवमेंट की बात कर रहे हो? हाँ, मूवमेंट की बात कर रहे हो। इन जनरल समझो एक चीज़, ये चाहते हैं, कौन चाहता है? गवर्नमेंट चाहती है कि जब जब गुड्स का मूवमेंट होगा ना, जब जब क्या होगा, गुड्स का मूवमेंट होगा, तब तक हमें पता चलना चाहिए कौन से गुड्स कहाँ जा रहे हैं। सप्लाई हो या नहीं हो वो अलग रखो, मैम सेक्शन सप्लाई नहीं लगाना। ज़रूरी नहीं है कि गुड्स का मूवमेंट सप्लाई के कारण हो, ज़रूरी नहीं है गुड्स का जो मूवमेंट है सप्लाई के कारण हो। सप्लाई है और मूवमेंट है तब भी ई वे बिल बनेगा, सप्लाई है मूवमेंट नहीं है तब ज़रूरी नहीं है ई वे बिल। लेकिन जब जब मूवमेंट होगा, जब जब मूवमेंट होगा तब तक ई वे बिल है। एक क्रक्स बोलूँ, तुम्हारा सप्लाई हो या ना हो, वेदर और नॉट फॉर सप्लाई, मूवमेंट इज वेदर और नॉट फॉर द सप्लाई। मूवमेंट हो रहा है भले ही सप्लाई है या भले ही सप्लाई नहीं है। मैं क्या बोल रही हूँ? भले ही सप्लाई हो या सप्लाई ना हो, लेकिन अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो ई वे बिल तो बनेगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है हम क्या रखें, ध्यान रखें कि कौन से गुड्स कहाँ पे जा रहे हैं। तो डन। इसका मतलब जब जब मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा, पहला वर्ड आप याद रखो कि आपको क्या करना है, ई वे बिल बनाना है। मैम ई वे बिल कौन बनाएगा और कब पता चलेगा कि ई वे बिल बनाना है? तो पहली चीज़ देखो, ओवरऑल ई वे बिल का सेक्शन 68 है और उसके लिए आते हैं रूल नंबर 138 जो सारी चीज़ें बता रहा है। ई वे बिल कौन जनरेट करेगा? तो दूसरी चीज़, ई वे बिल जनरेट करेगा सिर्फ एक रजिस्टर्ड पर्सन जो मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहा है। मैम यहाँ सिर्फ गुड्स क्यों लिखा है? आप ही सोचो ना, सर्विस का मूवमेंट कहाँ होता है? सर्विस, अगर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो अलग अलग जगह चेक पॉइंट्स लगाए जा सकते हैं। सर्विस इज इंटेंजिबल, उसको चेक पॉइंट लगा के कैसे चेक करोगे? तो इसीलिए सिर्फ गुड्स है ना जिसका मूवमेंट है और वही चेक हो सकता है। तो रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉज द मूवमेंट ऑफ गुड्स, रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉज मूवमेंट ऑफ गुड्स, उसी को क्या करना होगा? ई वे बिल फाइल करना होगा, उसे ही जनरेट करना होगा। क्या? ई वे बिल। मैम ई वे बिल में क्या होता है? दो पार्ट होते हैं, एक ई वे बिल का पार्ट ए होता है, एक ई वे बिल का पार्ट बी होता है। ई वे बिल पार्ट ए होता है, ई वे बिल पार्ट बी होता है। मैम ये बताओगे ई वे बिल के पार्ट ए और बी में क्या होता है? बिल्कुल बताएंगे, लेकिन अभी तो 2 पॉइंट याद रखो। जो मैंने बोला सिर्फ 2 पॉइंट याद रखो। फर्स्ट इज ई वे बिल कब बनेगा? मैम मूवमेंट ऑफ गुड्स, आपने बोला कि मूवमेंट ऑफ गुड्स होते हैं तो ई वे बिल बनता है। कौन बनाएगा मैम? तो आपने बोला एक रजिस्टर्ड पर्सन होगा। कंसाइनर भी हो सकता है वो और कंसाइनी भी हो सकता है, कंसाइनर भी हो सकता है, कंसाइनी भी हो सकता है। बट हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड, हु कॉजेज व्हाट? मूवमेंट ऑफ गुड्स, वो देखना होगा। मैम ये चीज़ आपने बोली, तो ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट आपको क्या करने, लिख लेने चाहिए। ये 2 पॉइंट क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे पहली चीज़ मूवमेंट ऑफ गुड्स, दूसरा चीज़ क्या हो गई? रजिस्टर्ड पर्सन हो गया दूसरा। अब तीसरा क्या बोल रहे हैं मैम? आपने ये बोला है हमको कि ये मूवमेंट ऑफ गुड्स है ना, सिर्फ गुड्स, सर्विस के लिए ई वे बिल नहीं लगता है और इसका रीज़न हमें समझ में आ गया है, सिर्फ गुड्स पे ई वे बिल के प्रोविजंस लगते हैं। फिर मैम आपने अभी ये बताया कि ई वे बिल जो है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। जो लोग अभी ये वाला वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि वो मेरी क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, मेरी क्लास के लिए देख रहे हैं, उनके लिए तो मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ कि जो जो ये 1 2 3 4 पॉइंट्स हमने लिखे हैं, अभी मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ, वो आपके पास नोट डाउन होने चाहिए, ताकि बिना बुक खोले हम क्या कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे पूरा ई वे बिल। तो आप लोगों की कॉपी में जो हम लोग बनाते हो लिखा होना चाहिए मूवमेंट, आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए रजिस्टर्ड पर्सन ही बनाएगा ई वे बिल, चाहे कंसाइनर हो या कंसाइनी हो, कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स। और थर्ड क्या है?
गुड्स। थर्ड क्या है, ये गुड्स के लिए ही होता है और ई वे बिल पार्ट ए भी होता है, ई वे बिल का पार्ट बी भी होता है। इसकी डिटेल भी हम क्या करेंगे, समझेंगे। मैम ई वे बिल किसको बनाना है, रजिस्टर्ड पर्सन। तो क्या हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को ई वे बिल बनाना होगा? तो अब सुनो तीसरा, नहीं, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन ई वे बिल नहीं बनाएगा। वो ही रजिस्टर्ड पर्सन ई वे बिल बनाएगा जिसकी कंसाइनमेंट वैल्यू जो है गुड्स की, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी, कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ द गुड्स इंक्लूडिंग जीएसटी कितना है, मोर देन 50,000 है। तीसरा पॉइंट, पहले मूवमेंट ऑफ गुड्स होना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन ई वे बिल बनाएगा हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स, चाहे कंसाइनर हो या कंसाइनी। तीसरा मेरे पास क्या आ गया, तीसरा मेरे पास आ गया, अच्छा कंसाइनमेंट वैल्यू अगर 50,000 से ऊपर है गुड्स की, तभी क्या करना है, तभी क्या करना है, ई वे बिल बनाना है। और इस कंसाइनमेंट की वैल्यू में क्या इंक्लूड होगा, जीएसटी इंक्लूड होगा। इस कंसाइनमेंट की वैल्यू में हम क्या इंक्लूड करेंगे, जीएसटी को इंक्लूड करेंगे। मैम ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, अरे सेक्शन नंबर 15 पढ़ा है ना हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई का, याद करो, पिछले ही सैटरडे पढ़ा था सेक्शन नंबर 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है, वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, लेकिन इसमें सारी जीएसटी की जो टैक्सेस हैं वो इंक्लूड होंगे। क्या मैम डिस्काउंट माइनस कर पाएंगे, बिल्कुल डिस्काउंट आप माइनस कर पाओगे। तो क्या मैंने आपको ये सिखाया कि कंसाइनमेंट वैल्यू कितने ही होनी चाहिए, मैम आपने सिखाया कि कंसाइनमेंट वैल्यू अप टू 50,000 होनी चाहिए, है ना, अप टू 50,000। नहीं 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 मैम, आपने बोला है मोर देन 50,000, कितना होना चाहिए, मोर देन 50,000 होनी चाहिए। ये बात मुझे याद होनी चाहिए। कंसाइनमेंट वैल्यू अगर अप टू 50,000 भी है तो कोई ई वे बिल नहीं। मैम अगर मेरी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 के ऊपर नहीं जा रही पर कम जा रही है, क्या मैं तब भी ई वे बिल बना लूँ? अरे बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ वॉयलेंट्री के लिए किसी ने मना नहीं किया। आप वॉयलेंट्री तो कर ही सकते हो, वॉयलेंट्री क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ई वे बिल बना सकते हो। ठीक है मैम। मैम एक चीज़ बताइए, हाँ पूछिए, ये जीएसटी में सेस भी आएगा? हाँ भैया जीएसटी में सेस भी आएगा। मैम जीएसटी में ये एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आएगा? नहीं, जीएसटी में एग्जेम्प्ट सप्लाई, यहाँ पे जब कंसाइनमेंट वैल्यू कर रहे हो एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं आएगा। एक्सक्लूड्स द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सक्लूड्स द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई। अगर इनवॉइस मैम इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ एग्जेम्प्ट गुड्स है, टैक्सेबल गुड्स है, तो वही बोल रहे हैं आपको एग्जेम्प्टेड गुड्स को हटा के चलना होगा। एग्जेम्प्ट गुड को क्या करना होगा, हटा के चलना होगा। मैम फर्स्ट पॉइंट आपने बोला था मूवमेंट पे लगेगा, सेकंड बोला था रजिस्टर्ड पर्सन इशू करेगा ई वे बिल, कंसाइनर हो सकता है कंसाइनी हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। फिर मैम आपने बोला 50,000 के ऊपर अगर वैल्यू है तभी लगेगा, 50,000 से ऊपर की अगर वैल्यू है मैम तभी लगेगा, ई वे बिल तभी बनाना है। ऐसा नहीं बोला तभी बनाना है, पर कुछ लोगों तब वो मैंडेटरी हो जाएगा, वॉयलेंट्री के लिए किसी ने मना नहीं किया। मैम फिर आपने बताया कंसाइनमेंट वैल्यू जो है, कंसाइनमेंट वैल्यू सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन इसमें जीएसटी और जीएसटी का सेस भी इंक्लूड होता है, डिस्काउंट माइनस कर सकते हैं। टैक्सेबल सप्लाई लेना है, एग्जेम्प्ट सप्लाई को दूर रखना है। यस बिल्कुल। फिर मैंने एक चीज़ और बोली थी, मूवमेंट फॉर सप्लाई हो रहा है या मूवमेंट विदाउट द रीजन ऑफ सप्लाई हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है मतलब ई वे बिल आएगा। यस मैम। इसके बाद केस ऑफ सप्लाई, यहाँ पे बोल रहा है वो सप्लाई जहाँ पे टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई, कहाँ देखोगे ये वैल्यू या तो टैक्स इनवॉइस इशू किया होगा या बिल ऑफ सप्लाई इशू किया होगा। भैया 50,000 की वैल्यू आप कहाँ देख रहे हो, 50,000 की वैल्यू आप कहाँ देख रहे हो कि मोर देन 50,000 हो रहा है? तो मैम ऑब्वियसली हम जानते हैं अगर सप्लाई है तो टैक्स इनवॉइस भी हो सकता है, बिल ऑफ सप्लाई भी हो सकता है, हम वहाँ देखेंगे। पर मैम अगर सप्लाई नहीं है, ओनली मूवमेंट ऑफ गुड्स है, सप्लाई नहीं है, ओनली मूवमेंट ऑफ गुड्स है, तो मैम डिलीवरी चालान मिलेगा हमको। हम डिलीवरी चालान में देख लेंगे कि हमारी कहीं वैल्यू 50,000 तो क्रॉस नहीं हो रही। अगर ऐसा है तो ई वे बिल तो बनाना ही पड़ेगा, रजिस्टर पर्सन बनाएगा। क्या इतनी बातें लर्न हुई कि नहीं? लर्न हुई तभी वैलिड है हमारे लिए पढ़ना, नहीं तो अब भी वीडियो हटाओ। लेकिन हाँ जो क्लास कर रहे हैं उनको तो यही पढ़ना पड़ेगा।
चलो अब आते हैं हम एक्सेप्शन पे। मैम ये किस चीज़ का एक्सेप्शन है? ये उस चीज़ का एक्सेप्शन है भले ही वैल्यू आपकी 50,000 से कम है, ऑल्दो वैल्यू आपकी 50,000 से कम है, फिर भी मैंडेटरी है आपके लिए, मैंडेटरी है ई वे बिल बनाना। तो सबसे पहले इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है गुड्स का प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। हमारा प्रिंसिपल जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहा है, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है। तो इस केस में भले ही वैल्यू 50,000 से कम हो लेकिन मैंडेटरी ई वे बिल होता है। भले ही वैल्यू किससे कम हो, 50,000 से कम हो, लेकिन ये क्या है, ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी। दूसरा, हैंडीक्राफ्ट गुड्स के सप्लायर, हैंडीक्राफ्ट गुड्स के सप्लायर क्राफ्टमैन, याद करो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन से इनको हटा रखा है। ऑल्दो ये इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हैं, ऑल्दो इनका क्या है, इंटरस्टेट सप्लाई है, यहाँ पे इंटरस्टेट है, यहाँ भी इंटरस्टेट है। भले ही ये इंटरस्टेट सप्लाई करते हो हैंडीक्राफ्ट वाले, उनको यहाँ पे क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट देख के रखा है। इंटरस्टेट के केस में भी उन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन से दूर रखा गया। तो बोल रहे हैं ऑल्दो आपको रजिस्ट्रेशन से छूट दी है लेकिन आपको ई वे बिल कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ई वे बिल आपको क्या करना होगा, जनरेट करना होगा। तो यहाँ पे क्या बोला, हैंडीक्राफ्ट या क्राफ्टमैन गुड्स वालों जो आप सप्लाई कर रहे हो, अगर ये इंटरस्टेट सप्लाई है या फिर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जो ये इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं हैंडीक्राफ्ट या फिर क्राफ्टमैन गुड्स का, भले ही गुड्स की वैल्यू आपकी 50,000 से कम है, मैंडेटरी ई वे बिल है। सबसे पहले फर्स्ट कौन ई वे बिल कब इशू होता है मैम, मूवमेंट पे बताया आपने। दूसरा कौन करेगा मैम, रजिस्टर्ड पर्सन बताया आपने। फिर तीसरा वैल्यू बताई थी कि 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें मैम जीएसटी इंक्लूड होगा। इसमें आपने ये भी बताया कि एग्जाम सप्लाई को एक्सक्लूड करना है। फिर आपने ये बोला, ऐसा किसी ने नहीं बोला कि 50,000 से कम होंगे अगर मेरे गुड्स की वैल्यू, तो मैं ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकती, वॉलंटरी आप कर सकते हो। लेकिन मैम 3 जगह मैंडेटरी है, 50 के ऊपर वैल्यू जाएगी, मैंडेटरी है। और 2 इंटरस्टेट सप्लाई के बारे में बोल रहा है, एक इंटरस्टेट मूवमेंट है, एक इंटरस्टेट सप्लाई है। इंटरस्टेट मूवमेंट जब प्रिंसिपल जॉब वर्कर को गुड्स भेजता है तब मूवमेंट होता है, तब भी ई वे बिल जनरेट करना है, लिमिट देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर हैंडीक्राफ्ट या क्राफ्टमैन गुड्स का सप्लायर चाहे सीटीपी हो, वो इंटरस्टेट सप्लाई करता है, तो इस केस में भी कोई लिमिट देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी है, उनको क्या करना है, ई वे बिल जेनरेट करना ही होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं वॉलंटरी जनरेशन। जैसा कि बोला बिल्कुल अलाउड है, वॉलंटरी जनरेशन बिल्कुल अलाउ है। इसका मतलब इसके अलावा कोई और केस होगा जहाँ 50% से 50,000 से कम वैल्यू है तो कोई ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये नहीं बोल रहे कि वॉलंटरी आप नहीं कर सकते, ये नहीं बोल रहे क्या कि वॉलंटरी आप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कुछ लिस्ट दे के रखी है गुड्स की, कुछ गुड्स की क्या दी है, लिस्ट दी है, वो लिस्ट याद करनी होगी। और यहाँ पे तो चाहे आपका वैल्यू कुछ भी हो, ई वे बिल ही नहीं चाहिए। नो ई वे बिल इफ, कोई ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर नॉन टैक्सेबल गुड्स हैं, एग्जेम्प्ट गुड्स है। अरे ये मूवमेंट को वर्कआउट कर ही क्यों रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्यों देखना है गुड्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कहीं टैक्स अवॉइडेंस ना हो जाए। ऐसे गुड्स जो ऑलरेडी नॉन टैक्सेबल हैं, ऐसे गुड्स जो एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट बोलती है क्या करोगे, जितना ले जाना है ले जाओ, हमें ई वे बिल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे गुड्स ऑलरेडी क्या है, जो नॉन टैक्सेबल एग्जेम्प्ट गुड्स हैं, नहीं चाहिए। एलपीजी सिलेंडर, एम्प्टी कार्गो कंटेनर, एम्प्टी कार्गो कंटेनर बोल रहा है, वो जो खाली गैस के वो होते हैं सिलेंडर, एम्प्टी कार्गो कंटेनर, उसकी बात बोल रहा है, अंदर खाली है, कुछ भी नहीं है, नहीं चाहिए। ट्रांसपोर्टेड फॉर रीज़न अदर देन सप्लाई, लेकिन हाँ याद रखना जब जब इसको ट्रांसपोर्ट करो अदर देन सप्लाई होना चाहिए। सप्लाई के लिए ट्रांसपोर्ट कर रहे हो भाई, ई वे बिल दे दे। मूवमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है। 3 चीज़ें बोली, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तीसरा मैंने बोला एलपीजी सिलेंडर अगर विदाउट द रीज़न ऑफ सप्लाई जा रहे हैं तो यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर कौन से, एम्प्टी कार्गो कंटेनर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ आइटम्स, ज्वेलरी, पर्ल, प्रीशियस स्टोन,
ज्वेलरी, पर्ल, प्रीशियस स्टोन, कोरल, करेंसी, अरे ये चीज़ें तो पता भी नहीं चलनी चाहिए, मूवमेंट में हो रही है, नहीं तो चोरी ही हो जाएगी। तो ज्वेलरी, कोरल, पर्ल, प्रीशियस स्टोन, करेंसी, ये अगर इधर से उधर आप मूवमेंट कर रहे हो तो ई वे बिल नॉट नीडेड। एलपीजी, मैम अभी तो एलपीजी का क्या था, यहाँ था कंटेनर खाली होना चाहिए, यहाँ भरा हुआ कंटेनर सप्लाई भी हो रहा है अगर घर में। नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्ट कैटेगरी, नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्ट कैटेगरी, अगर क्या हो रहा है, ये घर के लिए एलपीजी वाले हमारे घर में लेके आते हैं, सिलेंडर लेके आ रहे हैं, कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद केरोसिन ऑयल अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पर्सनल हाउस होल्ड आर्टिकल, मैं शिफ्टिंग कर रही हूँ, एक घर से दूसरे घर में शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो पर्सनल हाउस होल्ड आर्टिकल पे ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है, केरोसिन पे ज़रूरत नहीं है। पोस्टल बैगेज यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है। अगर पोस्टल डिपार्टमेंट एक जगह से दूसरी जगह गुड्स लेके जाता है, ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, कैटेगरी डिवाइड करनी हो, कैटेगरी जिन पे टैक्स ही नहीं लगता वो एग्जेम्प्ट है, नॉन टैक्सेबल है। जो खाली है वो है एलपीजी के कंटेनर्स, जो क्या है एम्प्टी एलपीजी के कंटेनर विदाउट द रीज़न ऑफ सप्लाई जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत प्रीशियस चीज़ें जैसे ज्वेलरी, पर्ल, करेंसी, कोरल, तुम्हारा प्रीशियस स्टोन, इन सबको तो हमें ई वे बिल देना ही नहीं है। केरोसिन ऑयल का ई वे बिल नहीं चाहिए अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हो रहा है तो। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर अगर हाउस होल्ड के लिए आता है, हमारे घरों में जो सिलेंडर आता है उसके लिए ई वे बिल नहीं भरा जाता। पर्सनल यूज़ की हुई चीज़ें हैं, अगर शिफ्टिंग में इधर से उधर जा रही हैं तो वहाँ ई वे बिल नहीं चाहिए। पोस्टल बैगेज जा रहे हैं, पोस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू ही जा रहे हैं, ई वे बिल नहीं चाहिए। शेड्यूल 3 में कवर्ड ट्रांजैक्शन का मूवमेंट हो रहा है, अरे शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट, तो नेगेटिव लिस्ट में तो वैसे ही टैक्स नहीं मिलता, इसीलिए नेगेटिव लिस्ट यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, जहाँ टैक्स नहीं मिलता वहाँ पे मूवमेंट भी होगा तो क्या नहीं चाहिए, ई वे बिल नहीं चाहिए। मूवमेंट फॉर वेट एंड बैग, वज़न करने के लिए जा रहा है 20 किलोमीटर तक सामान, बेचने नहीं जा रहे भाई साहब, 20 किलोमीटर तक सिर्फ वेट करने के लिए जा रहे हैं, वज़न तोलने के लिए जा रहे हैं। तो अगर 20 किलोमीटर तक मूवमेंट हुआ है तो कोई बात नहीं, आपको क्या नहीं देना, ई वे बिल नहीं देना। ट्रांसपोर्टेशन बाय डिफेंस फॉर्मेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सीधी बात, डिफेंस वाली चीज़ें, कंसाइनर या कंसाइनी, ट्रांसपोर्टेशन क्या कर रहा है, डिफेंस की चीज़ें, डिफेंस फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है, नहीं चाहिए ई वे बिल। डिफेंस में चीज़ें क्या होती है, गन एंड ऑल, तो बोल रहे हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगर आपने डिफेंस की चीज़ें इधर उधर ट्रांसफ़र की तो ई वे बिल में घोषणा नहीं करनी है कि कौन सी मिसाइल, कौन सी चीज़ें इधर उधर जा रही हैं। रेलवे ट्रांसपोर्ट में भी नहीं चाहिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी है कंसाइनर। रेल में नहीं चाहिए अगर कौन है, गवर्नमेंट कंसाइनर है। गवर्नमेंट क्या है, कंसाइनर है, तो कंसाइनर गवर्नमेंट है तो ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। नॉन मोटराइज्ड कन्वेयंस, जहाँ पे क्या है नॉन मोटराइज्ड कन्वेयंस है, या फिर ट्रांजिट कार्गो टू फ्रॉम नेपाल भूटान, नेपाल से भूटान, भूटान से नेपाल अगर कार्गो जा रहा है, नेपाल से भूटान, भूटान से नेपाल अगर कार्गो जा रहा है तो इस केस में भी क्या नहीं चाहिए, ई वे बिल। कस्टम स्टेशन से आईसीडी, इनलैंड कंटेनर डिपो या फिर इनलैंड फ्रेट स्टेशन को जा रहे हैं, या फिर यहाँ से कस्टम स्टेशन को, फिर से वही हो गया, स्टेशन से यहाँ से स्टेशन टू एंड फ्रॉम कवर किया है, या फिर अदर मूवमेंट अंडर कस्टम सुपरविजन, कस्टम के सुपरविजन में कोई मूवमेंट हुआ है तो यहाँ पे क्या है, ई वे बिल नहीं चाहिए। क्या ये सब लर्न होना चाहिए, डेफिनेटली लर्न होना चाहिए। एक कैटेगरी जहाँ पे टैक्स नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को, एक कैटेगरी जहाँ पे चीज़ें बहुत प्रीशियस है, एक कैटेगरी वो है जहाँ पे गवर्नमेंट खुद करा, जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट वाला हो गया, कस्टम के सुपरविजन में हो गया, डिफेंस वाली चीज़ें हो गई, समझ रहे हो कैसे लर्न करना है, डिफेंस वाली चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद स्टेशन से आईसीडीएस और स्टेशन से आईसीडी और आईसीडी से स्टेशन कवर हो गया। जहाँ पे वेट करने के लिए जा रहे हो, सिर्फ हमको वज़न करना है, 20 किलोमीटर तक जा रहे हो तो भी क्या नहीं करना हमको, तब भी ई वे बिल नहीं चाहिए।
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मैम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी नहीं लगता है। हाँ बिल्कुल वही बोल रही हूँ, जहाँ गवर्नमेंट जैसी चीज़ें लगने लग जाए ना कि हाँ गवर्नमेंट कर रहा है, या फिर रेल ट्रांसपोर्टेशन का काम किसने किया है, गवर्नमेंट ने किया है, तो एक कैटेगरी बनानी होगी कि वो जहाँ पे टैक्स नहीं लगता, वो जहाँ पे गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ के कारण कुछ हो रहा है, वहाँ वो जहाँ पे प्रीशियस चीज़ें हैं तो ऑटोमेटिकली, और फिर एक ट्रांजिट वाली चीज़ है कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, एक बार कस्टम स्टेशन से आईसीडी जा रहे हैं, एक बार नेपाल भूटान टू फ्रॉम ट्रांजिट है। तो ऐसे चीज़ों को क्या कर लेना चाहिए, बाइफरकेट कर लेना चाहिए कि किस किस कैटेगरी में। नहीं तो ऐसे लिस्ट याद करने में तो आधे घंटे लगाओगे, कैटेगरी बनाओ ना। प्रीशियस स्टोन वाली चीज़ें, प्रीशियस थिंग्स वाली चीज़ें कहाँ हैं, जहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, जहाँ पे कौन है गवर्नमेंट या फिर कोई अथॉरिटी आ रही है, ये सुपरविज़न आ गया इनका, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ गया। ऐसे अगर आप डिवाइड करके रखोगे, यहाँ पे पोस्टल डिपार्टमेंट, तो आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इसको लर्न करने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक। फिर इसके बाद आता है मैम आप बताइए कि कैसे फाइल हो सकता है। अरे अभी तो बताया ऑनलाइन फाइल हो सकता है। कैसे फाइल हो सकता है, ऑनलाइन फाइल हो सकता है। इसके बाद ई-वे बिल जनरेटेड इन वन स्टेट वैलिड इन अनदर स्टेट। एक स्टेट में जो ई-वे बिल जनरेट किया, क्या वो दूसरे स्टेट में भी वैलिड होगा, दूसरे यूनियन टेरिटरी में भी वैलिड होगा। तो यहाँ बोला है ई-वे बिल वैलिड तब नहीं होगा अगर, ई-वे बिल नॉट वैलिड इफ विदाउट व्हीकल नंबर। ई-वे बिल तब वैलिड नहीं होगा अगर उसमें व्हीकल नंबर नहीं लिखा है। एक बार बनाने के बाद वंस मेड कैन नॉट बी एडिटेड फॉर एनी मिस्टेक। इसे गलतियां अगर कुछ हो गई, अगर क्या हो गई, कोई गलतियां हो गई, तो क्या इसको अमेंड कर सकते हो? नहीं, कैन नॉट बी एडिटेड। हाउएवर कैंसिल कर सकते हो 24 घंटे में, बट मे बी अपडेटेड। देखो सुनो, एक स्टेट के लिए ई-वे बिल बनाया, ई-वे बिल क्या वैलिड होगा दूसरी स्टेट के लिए? बिल्कुल वैलिड होगा अगर व्हीकल चेंज नहीं हो रहा है तो। अगर लेकिन आपने व्हीकल नंबर ही नहीं लिखा तो ई-वे बिल वैलिड नहीं है। ई-वे बिल एक बार भरने के बाद क्या एडिट कर सकते? नहीं कर सकते, 24 घंटे में कैंसिल कर सकते हो। लेकिन एक अमेंडमेंट होता है, व्हीकल नंबर बार बार कितने भी बार आप क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ई-वे बिल टू कैरी लेटेस्ट ई-वे बिल नंबर शुड मैच व्हीकल दैट कैरी इट इफ चेक्ड बाय डिपार्टमेंट। सीधी बात यह है, जो भी ई-वे बिल जिसके भी हाथ में होगा, पर्सन इन चार्ज के हाथ में जो ई-वे बिल होगा, उस ई-वे बिल में उसके व्हीकल का नंबर लिखा होना चाहिए। तो बोल रहे हैं क्या अपडेट होता है ई-वे बिल? बिल्कुल अपडेट होता है। एन नंबर ऑफ टाइम अपडेट करो, लेकिन अपडेट सिर्फ कर सकते हो व्हीकल नंबर, और कुछ अपडेट नहीं कर सकते। और कुछ अपडेट करना है तो कर ही नहीं सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा ई-वे बिल 24 घंटे के अंदर। मैंने क्या क्या बोल दिया अब तक? मूवमेंट, रजिस्टर्ड पर्सन, इसके बाद मैंने बोला कंसाइनमेंट वैल्यू वाले टॉपिक पे ध्यान दो। फिर मैंने क्या बोला कि कब कंपलसरी है, तो 3 केसेस देख लिए, 50 के ऊपर कंपलसरी है, हैंडवर्क वो हैंडीक्राफ्ट वाला याद करो, जॉब वर्क वाला याद करो। फिर इसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि कौन जनरेट करने के बाद कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जहाँ पे क्या है ई-वे बिल की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी लिस्टिंग की, उसकी लिस्टिंग में कैटेगरीज डिवाइड की हमने। फिर इसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या ई-वे बिल पूरा वैलिड होगा, तो हमने बताया व्हीकल नंबर अपडेटेड रहना चाहिए। अब एक चीज़, ये वैलिड कब तक रहेगा मैम? ये वैलिड रहेगा अगर आपने 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना है वन डे, हर एडिशनल 100 पे 1 डे प्लस होता जाएगा। मतलब 130 किलोमीटर है तो 100 पे तो 1 डे हो गया और बाकी के 30 किलोमीटर पे 2 डेज हो गया। इफ़ ई-वे बिल जनरेटेड, अगर ये मैम कब से चालू होगा 1 डे? अगर समझो ई-वे बिल तुमने शाम की 5 बजे जनरेट किया है, ई-वे बिल क्या है, तुमने शाम की 5 बजे जनरेट किया है, तो उस केस में उसकी वैलिडिटी ई-वे बिल की कब तक होती है? ई-वे बिल एंड ऑन 12 ऑफ नेक्स्ट नाइट, नॉट ऑन नेक्स्ट डे। दूसरे दिन के 5 बजे तक नहीं, दूसरे दिन के रात के 12 बजे तक क्या रहता है, वैलिड रहता है आपका ई-वे बिल। मैम ओवर डायमेंशनल कार्गो होगा तो ये चीज़ें 20 किलोमीटर के हिसाब से देखी जाएंगी। ओवर डायमेंशनल कार्गो होगा तो ये चीज़ें किसके हिसाब से देखी जाएंगी? 20 किलोमीटर के हिसाब से, कि हर 20 किलोमीटर पे क्या हो जाएगा, 1 डे हो जाएगा। हर 20 किलोमीटर पे कितना हो जाएगा, 1 डे हो जाएगा।
और एडिशनल हर 20 किलोमीटर पे वन डे हम क्या करते जाएंगे, लेते जाएंगे। मैम एक चीज़ और बताइए, अगर मल्टी मॉडल शिपमेंट हो, मल्टी मॉडल शिपमेंट मतलब कभी हम रास्ते में चल रहे हैं, कभी ओवर डायमेंशनल कार्गो, मतलब कोई भी एक जगह शिप आ रहा है, मैम ये बोलना चाहते हैं ये जो मूवमेंट हो रहा है उसमें एक बार तो शिप आता है, तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप ये वाली वैलिडिटी लेना चाहते हैं 100 किलोमीटर की कि 20 किलोमीटर वाली वैलिडिटी के हिसाब से अपने ई वे बिल को बनाना चाहते हैं, ये आपका ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल में क्या हो गया, अब ऑप्शन दे दिया है कि अगर कोई भी एक लेग शिप है, कोई भी एक लेग में शिप यूज़ हो रहा है, तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आपकी चॉइस है कौन सा ऑप्शन लेना है। पहले ऐसा था, अब ये नहीं है, अब क्या है, ये नहीं है, आपके पास ऑप्शन है। फिर इसके बाद आते हैं हम, मैम ये वैलिडिटी बोल रहे हो फ्रॉम रेलिवेंट डेट, मैम आप बोल रहे हो वैलिडिटी फ्रॉम द रेलिवेंट डेट, ये रेलिवेंट डेट कहाँ से चालू होता है मैम, जनरेशन से चालू होता है। जनरेट किया हमने ई वे बिल, उस दिन से आपका चालू हो जाता है क्या, वैलिडिटी स्टार्ट हो जाती है वन डे की। पर हाँ, शाम को अगर तुमने क्या किया है, शाम को अगर तुम्हारा बना है जैसे मैंने बताया 5 बजे, तो दूसरे दिन के 5 नहीं, दूसरे दिन के रात के 12 बजे तक रहेगा वो वैलिड, ऐसे वन डे काउंट होता है। फिर आता है मैम एक्सटेंशन, हाँ एक्सटेंशन बिल्कुल मिल सकता है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस होंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्सटेंशन मिल जाएगा। लेकिन आपका ये जो ई वे बिल है जनरेशन, ये एक्सटेंशन ग्रांट तब होगा जब कुछ बैलेंस डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए बचा हो, कुछ भी बैलेंस डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए बचा है तो आप ई वे बिल के में अप्लाई करेंगे कि हमें एक्सटेंशन चाहिए वैलिडिटी का, तो एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। इफ़ ओरिजिनल वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर can apply for extension but within 8 hours of expiry or before 8 hours। सीधी बात ये बोल रहे हैं कि अगर क्या हो गया, हमारा ओरिजिनल वैलिडिटी थी कि चलो 4 दिन का वैलिड है ई वे बिल, थोड़ा टाइम बचा है तो हम पहले भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं टाइम के एक्सटेंशन के लिए। लेकिन अगर मेरा टाइम ख़त्म हो चुका है, ई वे बिल की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, तो ख़त्म होने के बाद भी 8 घंटे के अंदर क्या किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है ई वे बिल के लिए। वैलिडिटी मैम कहाँ से स्टार्ट होती है, व्हेन फर्स्ट एंट्री मेड इन पार्ट बी। मैम पार्ट बी, हाँ मैंने बताया था ई वे बिल के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। तो पार्ट बी में जब पहली एंट्री हो गई, मैं पार्ट बी में होता क्या है, व्हीकल नंबर होता है पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या होता है, व्हीकल नंबर होता है, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं उसमें किसकी डिटेल होती है, ट्रांसपोर्ट की डिटेल होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री जैसे ही कर दी आपने, इन केस इन गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, इन रोड ट्रांसपोर्ट, जैसे ही फर्स्ट एंट्री हो गई तब से क्या होता है, वैलिडिटी स्टार्ट हो जाती है। मैम रेल एयरशिप के लिए, रेल एयर शिप के लिए फर्स्ट ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नो एंट्री विच एवर इज, अच्छा इसमें क्या है सुनो बता रही हूँ। जब मैं बात कर रही हूँ किसकी, मैंने क्या कहा कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैलिडिटी किस किस से स्टार्ट होगी, यहाँ पे क्या बोला है वैलिडिटी कैसे कैसे स्टार्ट होगी। तो वैलिडिटी अगर रोड के थ्रू जा रहे हो तो जैसे ही पहली बार एंट्री करी, रोड के थ्रू जा रहे हो तो जैसे ही क्या किया, पहली बार एंट्री की है, कहाँ पे एंट्री की है आपने, पहली बार एंट्री की पार्ट बी में, तभी वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, वैलिडिटी स्टार्ट हो जाती है। मतलब एक चीज़ बोलूँ आपको, बिफोर मूवमेंट यहाँ पे क्या करना है, गुड्स के मूवमेंट के पहले ही क्या कर देना चाहिए, फाइल कर देना चाहिए। ये आपको क्या है, बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स ही क्या कर देना चाहिए, ई वे बिल में पार्ट बी फाइल कर देना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे जैसे ही आप क्या करते हैं, पार्ट बी में एंट्री करते हैं व्हीकल नंबर की, फर्स्ट एंट्री से तो क्या हो जाती है, वैलिडिटी स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट एंट्री से क्या हो जाती है, वैलिडिटी स्टार्ट हो जाती है। अब दूसरी बात आ रही है कि मैम ये रेल एयर और शिप के केस में क्या होता है, तो यहाँ भी बोल रहे हैं आपने या तो फर्स्ट एंट्री जब की तब, या फिर क्या है, फर्स्ट ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर जब एंटर किया, या तो जब आपने ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर एंटर किया तब, या फिर जब आपने फर्स्ट एंट्री की, इसमें से जो भी अर्लियर होगा, इसमें से जो भी क्या होगा, अर्लियर होगा, वो आपके लिए क्या बन जाएगा, वहाँ से आपकी वैलिडिटी स्टार्ट हो जाएगी।
इसके बाद वैलिडिटी नॉट रिकैलकुलेटेड फॉर सब्सिक्वेंट एंट्री इन पार्ट बी, बाद में अगर पार्ट बी में कोई एंट्रीज होती है तो वहाँ से वैलिडिटी काउंट नहीं होती है, वहाँ से क्या नहीं होता, वैलिडिटी काउंट नहीं होती है। अब तक जो हमने पढ़ा, मूवमेंट ऑफ गुड्स, रजिस्टर्ड पर्सन, कंसाइनमेंट वैल्यू, कहाँ पे मैंडेटरी है, 3 केस देखे हैं जहाँ मैंडेटरी है। फिर आता है हमारा कितने पार्ट है मैम, पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है ईवेबल में। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, कहाँ बिल्कुल ईवेबल की ज़रूरत नहीं है। फिर देखा कि अपडेट होता है, बिल्कुल अपडेट होता है ईवेबल, लेकिन सिर्फ और सिर्फ व्हीकल नंबर अपडेट हो सकता है और कुछ भी अपडेट नहीं हो सकता मैम। फिर इसके बाद अगर कुछ और गलती हो तो आपको 24 घंटे में कैंसिल करना पड़ेगा। फिर मैम देखा वैलिडिटी के बारे में कि कैसे वैलिडिटी होती है, तो डे वाइज होती है, किलोमीटर्स बेस्ड 100 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 20 ओवर डायमेंशनल कार्गो है, 100 नॉर्मल है। लेकिन अगर 1 लेग अगर आ जाता है शिप तो मैम हमारे पास चॉइस है, हम कौन सा लेना चाहते हैं वैलिडिटी पीरियड। वैलिडिटी 1 डे की कैसे होती है मैम, अगर शाम को 5 बजे भी अगर ईवेबल बना है तो दूसरे दिन के रात को 12 बजे तक वैलिड रहेगा, ऐसा नहीं कि 5 से 5 का 24 घंटे चलता है। फिर इसके बाद जिस दिन जनरेट करोगे ईवेबल वहीं से वैलिडिटी स्टार्ट होती है। और ये जनरेशन मतलब क्या, जैसे पार्ट बी में आपने फर्स्ट टाइम एंट्री की वो होगा रोड के लिए और रेलवे एयरक्राफ्ट वेसल के लिए, या तो डॉक्यूमेंट नंबर एंटर किया या फर्स्ट एंट्री की जो भी अर्लियर होगा वहाँ से मेरी वैलिडिटी स्टार्ट हो जाएगी। बाद की एंट्री से वैलिडिटी का कोई लेना देना नहीं है, फर्स्ट एंट्री से वैलिडिटी का लेना देना होता है। अब ये क्या लिखा है, कंसाइनी, ये कुछ क्या है, ये क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कंसाइनी रिसिपिएंट टैक्स पेयर स्टोर गुड्स एंड ट्रांसपोर्टर्स गो डाउन। कंसाइनी या फिर रिसिपिएंट टैक्स पेयर जो सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं, रिसिपिएंट या तो कंसाइनी, ये गुड्स कहाँ स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्टर के गोडाउन में। कहाँ स्टोर करते हैं, हमारे ट्रांसपोर्टर के गोडाउन में। तो वो बोल रहे हैं यहाँ भी तो देखो ना, यहाँ भी क्या होगा, सप्लायर क्या करेगा, ट्रांसपोर्टर के गोडाउन में गुड्स पहुँचाएगा, फिर ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, रिसिपिएंट तक पहुँचाएगा। ये हमारे सप्लायर, इनको गुड्स भेजना है तो पहले ये ट्रांसपोर्टर के गोडाउन में भिजवा रहे। यहाँ भी एक मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ तो भी ईवेबल चाहिए। फिर ये ट्रांसपोर्टर उस रिसिपिएंट तक गुड्स पहुँचा रहा है, उसके प्लेस ऑफ बिजनेस तक गुड्स पहुँचा रहा है, तो यहाँ भी ईवेबल लगेगा। ठीक है, यहाँ भी क्या लगेगा, ईवेबल लगेगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मेन चीज ईवेबल लगेगा, ये बात तो समझ में आ रही है, पर वो ये बोल रहे हैं, ये क्या लिखा है, रिसिपिएंट शैल डिक्लेयर इट एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब क्या मैम, मुझे ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। इसमें ये लिखा है कि ये जो रिसिपिएंट है ये चाहते हैं कि जो गुड्स ये सप्लायर से खरीद रहे हैं वो कहाँ पे अभी स्टोर हो जाए, सब ट्रांसपोर्टर के गोडाउन पे। तो इस रिसिपिएंट को डिक्लेयर करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टर का गोडाउन एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस। तो जब सप्लायर ट्रांसपोर्टर को भेजेगा तब भी ईवेबल लगेगा, और जब ट्रांसपोर्टर गोडाउन से यहाँ पे रिसिपिएंट के पास भेजेगा तब भी ईवेबल लगेगा, ऐसा बोला गया है। मतलब अगर रिसिपिएंट किसी और के गोडाउन पे गुड्स क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, तो किसी और के गोडाउन को उसे पहले बताना होगा ये मेरी एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस है। ऐसा क्यों चाहिए ईवेबल, ये एक बार रीड कर लेना ताकि चेक पॉइंट्स वगैरह हट जाएं। ईवेबल क्या है ये अब भी हम लोग कर चुके हैं। कौन जनरेट करता है, जो मूवमेंट ऑफ गुड्स करता है जीएसटी EWB 01 में करता है। अब ये थोड़ा सा काम का है, इस पर हम ध्यान देंगे। बाकी ये चीज़ें कैसे ईवेबल पोर्टल से ईवेबल जनरेट होता है, एंड्रॉयड ऐप से होता है, SMS से होता है, बल्क अपलोड टूल भी है, API भी है, ये जनरल है। ये एक बार आपको क्या करना होगा, बस गो थ्रू करना होगा। फिर इसके बाद प्री रिक्विजिट्स क्या है ईवेबल जनरेट करने की, कि आप एक रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए GST पोर्टल पे। अगर आप GST पोर्टल पे क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो आप ईवेबल जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे मैंडेटरी, क्योंकि ट्रांसपोर्टर को अपने व्हीकल नंबर वगैरह डालने पड़ते हैं। देखो मैंने तुम्हें एक चीज़ बतानी है कि रजिस्टर्ड पर्सन चाहे तो ट्रांसपोर्टर को बोल सकता है कि पार्ट बी की डिटेल आप फाइल करो।
पार्ट ए और पार्ट बी होता है, दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी होता है ई वे बिल में। तो पार्ट ए तो कौन करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन या तो कंसाइनर या तो रिसिपिएंट, या तो कंसाइनर या तो कंसाइनी। लेकिन अगर ये ट्रांसपोर्टर है तो ये बोल सकते हैं कि भैया पार्ट बी की जो डिटेल है ट्रांसपोर्टर आप फाइल करो। ट्रांसपोर्टर को क्या है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो भी उसे एनरोल होना पड़ेगा ई वे बिल पोर्टल में बिफोर जनरेशन ऑफ ई वे बिल। इसका मतलब एक ट्रांसपोर्टर को खुद को भी क्या करना पड़ सकता है, बार बार व्हीकल नंबर अपडेट करना पड़ता है। एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल में गुड्स गए, दूसरे से तीसरे में गए, तो ट्रांसपोर्टर को कई बार अपडेट करना पड़ता है। तो उस रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी उसे ई वे बिल पोर्टल में क्या होना पड़ेगा, एनरोल होना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, एनरोल होना पड़ेगा, ये बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? अब ये क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन जो सप्लायर है, इसको ध्यान देना, जो ये रजिस्टर्ड पर्सन हमारा सप्लायर है, ये क्या है, हमारा रजिस्टर्ड पर्सन जो हमारा क्या है, सप्लायर है, वो यूज़ करता है खुद के ट्रांसपोर्ट को, गुड्स को इधर से उधर पहुंचाने के लिए भाई साहब खुद का ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं। मतलब खुद ही सप्लायर मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज करता है। हम यही बोल रहे हैं ना, पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब ये चेक तो कर ले कि मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज कौन कर रहा है, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स भी तो यही हमारे सप्लायर कॉज कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं खुद का ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे जो पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, यही अगर रजिस्टर्ड है तो इन्हें ही क्या करना होगा, ई वे बिल जनरेट करना होगा। लेकिन इन्होंने अगर किसी और ट्रांसपोर्टर को यूज़ किया, किसी और ट्रांसपोर्टर से मदद ली, तो यहाँ पे पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स कौन है, ट्रांसपोर्टर है। पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स कौन है, ट्रांसपोर्टर है। तो इस केस में क्या होगा, ये चाहे तो रजिस्टर्ड पर्सन इसे बोल सकते हैं कि आप ई वे बिल फाइल करो। डेलीगेशन अभी बताया ना कि इनको ई वे बिल फाइल करने को बोला जा सकता है ट्रांसपोर्टर को, तो इसलिए मैंडेटरी एनरोल होना पड़ेगा, ये वही केस है। लेकिन रिसिपिएंट खुद अरेंज करता है ट्रांसपोर्ट, मतलब रिसिपिएंट मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज कर रहा है। रिसिपिएंट क्या कर रहा है, मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज कर रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वो अरेंज कर रहा है। अब मानो सप्लायर अनरजिस्टर्ड है लेकिन रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तब मान लिया जाएगा कि इसे ही ई वे बिल कॉज करना है, भरना है, और ये ही कॉज कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स। समझो मैं क्या बोल रही हूँ कि ई वे बिल जनरेट करता है रजिस्टर्ड पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब समझना यही तो ज़रूरी है, मूवमेंट ऑफ गुड्स क्या होता है। मूवमेंट ऑफ गुड्स मतलब आपके खुद के घर में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, सप्लायर, हाँ मेरे खुद के घर में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, अगर है तो मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स तो आप ही कॉज करते हो। लेकिन अगर आपके खुद के घर में नहीं है, आप किसी और की मदद ले रहे हो, तो ट्रांसपोर्टर या तो रजिस्टर्ड होगा या अनरजिस्टर्ड होगा। तो ट्रांसपोर्टर को आप हेल्प ले रहे हो, तो रजिस्टर्ड पर्सन चाहे तो उन पे जिम्मेदारी डाल सकता है कि ई वे बिल आपको जनरेट करना है, ठीक है। इसके अलावा रिसिपेंट खुद अरेंज करता है, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज कौन कर रहा है, रिसिपेंट, तो रिसिपेंट ही क्या करेंगे, ई वे बिल बनाएंगे। लेकिन अगर एक अनरजिस्टर्ड सप्लाई रजिस्टर्ड रिसिपेंट को देता है तो कंपलसरी रजिस्टर्ड पर्सन ही होगा, क्योंकि देखो ना शुरू में ही क्या कहा था, या तो कंसाइनर या कंसाइनी जो भी रजिस्टर्ड होगा वही क्या करेगा, ई वे बिल जनरेट करेगा। मैम ये बिल टू शिप टू में क्या होगा, देखो बिल टू शिप टू में 3 पर्सन होते हैं, 2 सप्लाई के ट्रांजैक्शन होते हैं और 2 टैक्स इनवॉइस। ए ने बी को ऑर्डर किया, बी ने मूवमेंट ऑफ गुड्स किया सी को। देखो ए बी के बीच में भी एक ट्रांजैक्शन है, बी सी के बीच में भी एक ट्रांजैक्शन है, सी और ए के बीच में भी। नहीं मैम, गलत, कुछ तो गलत हो गया। क्या गलत हो गया, ए ने किसको ऑर्डर किया, बी को। बी क्या कर रहे हैं, बी एक्चुअल में सेल्स तो ए को कर रहा है, बी किसको कर रहा है, सेल्स ए को कर रहा है, और ए सेल्स किसको कर रहा है, सी को कर रहा है। तो क्या यहाँ पे 2 सप्लाई ट्रांजैक्शन है, यस मैम 2 सप्लाई ट्रांजैक्शन है। क्या यहाँ पे 2 टैक्स इनवॉइस है, यस मैम 2 टैक्स इनवॉइस है। लेकिन 3 पर्सन है, यस मैम यहाँ पे 3 पर्सन है। तो ऐसे केस में क्या करें, कैन जनरेट ई वे बिल। ए भी जनरेट कर सकता है क्योंकि ए सप्लायर है, बी भी जनरेट कर सकता है क्योंकि बी क्या है, सप्लायर है।
बट ओनली वन ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू जनरेट। लेकिन हाँ, बिल टू शिप टू मॉडल में एक भी ई वे बिल जनरेट हुआ तो चल जाएगा। देखो ना, ई वे बिल टू शिप टू में 3 लोग होते हैं, 2 सप्लाई होते हैं, 2 टैक्स इनवॉइस होती है। तो कोई भी सप्लायर में से दोनों सप्लायर, 2 लोग सप्लायर होंगे, एक वो जिसने ऑर्डर किया कि किसी तीसरे को पहुंचा दे, और एक वो जो पहले वाले को सामान बेचना था जिसने ऑर्डर किया कि मेरे यहाँ मेरे कस्टमर को पहुंचा। 2 सप्लायर है, तो उन दोनों में से कोई भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। बस एक चीज़ याद रखना, एक ई वे बिल चाहिए। पार्ट बी मैंने जैसा कि बताया, इसमें ट्रांसपोर्ट रिलेटेड डिटेल होती है, सारी की सारी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड डिटेल होती है। और पार्ट ए में क्या होता है, पार्ट ए में गुड्स से रिलेटेड डिटेल, रिसिपिएंट की जीएसटीएन, सप्लायर का जीएसटीएन, कहाँ पे आप डिस्पैच कर रहे हो, डिलीवरी कहाँ होगी, कोड देना होगा, डॉक्यूमेंट, टैक्स इनवॉइस, इन सब की डिटेल, गुड्स की वैल्यू, क्यों ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एचएसएन कोड देना होगा, डेट देनी होगी, इन जनरल मतलब पूरी डिटेल, कौन से गुड्स है, उसकी वैल्यू कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या करनी होगी, फर्निश करनी होगी वो रजिस्टर्ड पर्सन को जो मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहा है। पार्ट ए तो कौन करेगा, इन्फॉर्मेशन ऑफ पार्ट ए ऑन रिसिप्ट ऑफ ऑथोराइजेशन में बी फाइल्ड बाय ट्रांसपोर्टर और ईसीयू। हाँ, पार्ट ए अगर कौन ऑथोराइज कर दे, हमने अभी पढ़ा ऊपर कि रजिस्टर्ड पर्सन चाहे तो ट्रांसपोर्टर को ऑथोराइज कर सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ ऊपर मैंने बोला है ना, रजिस्टर्ड पर्सन चाहे तो ट्रांसपोर्टर को भी ऑथोराइज कर सकता है कि तुम क्या कर लो, फाइल कर लो पार्ट ए। तो हाँ, वो फाइल कर सकते हैं, कौन, ट्रांसपोर्टर और ईसीओ फाइल कर सकता है। मैम ये क्या है जो अभी हम ऑलरेडी कर चुके। सेक्शन 68 बोलता है कि पर्सन इन चार्ज जो है उसके पास प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट और डिवाइस होनी चाहिए जब जब वो क्या कर रहा है, एक स्टेट से मूवमेंट करता है दूसरे स्टेट, मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स जब जब हो रहा है उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और डिवाइस होनी ही चाहिए। यहाँ पे क्या है, मूवमेंट ऑफ गुड्स है और वैल्यू एक्सीड होती है 50,000 तब भी ई वे बिल चाहिए। लेकिन ये स्पेशल सिचुएशन जो अभी हमने की इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में और हैंडीक्राफ्ट गुड्स के बारे में, ये वही चीज़ है। कब मैंडेटरी नहीं है टू फर्निश पार्ट बी, सिर्फ ये बोल रहा है कब पार्ट बी फर्निश नहीं करना। ई वे बिल तो जनरेट होगा बॉस, ई वे बिल तो जनरेट होगा, कब हमें पार्ट बी जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, कब हमें पार्ट बी जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत नहीं है पार्ट बी जनरेट करने की अगर आप विद इन द स्टेट 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप क्या कर रहे हैं, विद इन द स्टेट ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ विद इन द स्टेट ट्रैवल कर रहे हैं, 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसे केस में ई वे बिल तो जनरेट करना है लेकिन पार्ट बी फाइल करने की क्या है, ज़रूरत नहीं है। क्या करने की ज़रूरत नहीं है, पार्ट बी की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं बोल रही कि ई वे बिल की ही ज़रूरत नहीं है, ई वे बिल तो लगेगा ही लगेगा लेकिन पार्ट बी की ज़रूरत नहीं है। जब गुड्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन कन्वेयंस टू अनदर, तो यहाँ पे क्या होता है, कंसाइनर या रिसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर हु प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए वो असाइन कर सकते हैं क्या, ई वे बिल नंबर टू अनदर रजिस्टर्ड और एनरोल्ड ट्रांसपोर्टर टू अपडेट। ये बार बार हम यही नहीं पढ़ रहे, सिंपल सी बात समझो ना। क्या बोल रहा है वो कि रजिस्टर्ड पर्सन को ई वे बिल जनरेट करना है, वो पार्ट ए जनरेट करेगा, वो पार्ट ए क्या करेगा, जनरेट करेगा। पार्ट ए की डिटेलिंग वो किसको दे सकता है, एनरोल्ड किए हुए ट्रांसपोर्टर को या रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर को बोल सकता है कि आगे जब जब व्हीकल क्या होगा, व्हीकल एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल में गुड्स जाएंगे तो आपको व्हीकल अपडेशन रखना होता है ई वे बिल में, तो वो आप किसको दे सकते हो, उसका ब्यौरा पूरा दे सकते हो आप ट्रांसपोर्टर को। यही वापस से लिखा है। Registered person or transporter at his option generate or carry e-way bill even if value of consignment। वॉलंटरी तो कभी मना ही नहीं किया ना, चाहे रजिस्टर्ड पर्सन हो या ट्रांसपोर्टर हो, अपनी मर्जी से 50,000 से कम भी है वैल्यू ऑफ द गुड्स तो भी ई वे बिल क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्या लिखी हैं आप बताओ ना। इफ़ मूवमेंट कॉज बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, खुद हायर करके या ट्रांसपोर्टर के थ्रू, क्या ये अभी मैंने करवाया कि अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स करता है तो ई वे बिल कौन जनरेट करेगा, ई वे बिल इन दोनों में से, अनरजिस्टर्ड और रिसिपिएंट में से जो भी रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड ही क्या करेगा, ई वे बिल जनरेट करेगा।
क्या ये सारी बातें मैंने आपको बता दी? बिल्कुल। हु मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल? फिर से देखो, रजिस्टर्ड पर्सन को ही ई वे बिल क्या करना है? जनरेट करना है। जस्ट गो थ्रू दिस। और जो लोग क्लास कर रहे हैं उनको अभी क्या करना होगा, ड्राइव पे ये देख लेना है, ड्राइव पे उनको ये चार्ट मिल गए होंगे, तो अब उन्हें क्या करना है, पढ़ते पढ़ते इसको एक बार ज़रूर क्या करना, गो थ्रू कर लेना होगा। फिर से देखो, कैंसिलेशन जो मैं ऑलरेडी वहाँ पे माइंड मैप में तुम्हें पूरा करवा दिया, या इधर ना इन डिटेल दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग में करके दिया, पर अलग कुछ भी नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको एक बार ये देखना होगा। मैम कंसोलिडेटेड ई वे बिल एक और बता दो। तो कंसोलिडेटेड ई वे बिल जब बहुत सारे मल्टीपल कंसाइनमेंट्स होते हैं ना, कि एक ही ट्रक में 4 लोगों के कंसाइनमेंट जा रहे, 7 लोगों के जा रहे, 15 लोगों के जा रहे, तब आप एक कंबाइंड ई वे बिल भी दे सकते हो। तब आप क्या दे सकते हो, मल्टीपल अगर आपके कंसाइनमेंट है तब आप कंबाइंड क्या कर सकते हो, ई वे बिल भी दे सकते हो। ये देखो, जैसा कि बताया, पर्सन इंचार्ज को डॉक्यूमेंट एंड डिवाइस रखने होंगे, तो वही चीज़ें यहाँ पे क्या करके रखी है, देखे रखी है। गुड्स को रोक लिया गया इंस्पेक्शन के लिए, ये वाला इंस्पेक्शन के लिए क्या कर लिया गया, गुड्स को रोक लिया गया। अगर गुड्स को 30 मिनट से ज़्यादा रोका है, अननेसेसरी अगर गुड्स को 30 मिनट से ज़्यादा रोका है, तो ट्रांसपोर्टर ये इन्फॉर्मेशन पोर्टल पे अपलोड कर देगा। अगर किसी व्हीकल को अननेसेसरी 30 मिनट से ज़्यादा रोका है, तो ट्रांसपोर्ट इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन अपलोड कर सकता है। और अगर इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन हुआ है गुड्स का, तो 24 घंटे, इंस्पेक्शन के 24 घंटे में क्या होगी, एक समरी रिपोर्ट ऑफ एवरी इंस्पेक्शन डन बाय द पर्सन प्रॉपर ऑफिसर। कितनी देर में, इंस्पेक्शन के 24 घंटे में समरी रिपोर्ट अपलोड हो जाती है पार्ट ए में, और फाइनल रिपोर्ट 3 दिन के अंदर, या एक्सटेंडेड टाइम 3 दिन के अंदर क्या आ जाती है, अपलोड हो जाती है। अब ये 3 दिन कहाँ से काउंट होते हैं, मिडनाइट ऑफ द डे ऑन विच इंस्पेक्शन ऑफ व्हीकल डन। व्हीकल का इंस्पेक्शन हुआ, उसके मिडनाइट से क्या होता है, ये चालू होता है। मैं एक बार सुपर क्विक आपको रिवाइज करवा रही हूँ, जिनको नहीं अभी लर्न हुआ या फिर ऐसा लग रहा है एक बार रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, बस मेरे साथ बोलते जाओ। सबसे पहले ई वे बिल जनरेट कौन करेगा? मैम ई वे बिल जनरेट करेगा रजिस्टर्ड पर्सन। मैम ई वे बिल कौन जनरेट करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन। जब क्या होता है मैम, मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है, एंड द पर्सन हु कॉज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। और हम समझ गए मैम, पर्सन कॉज मूवमेंट ऑफ गुड्स कौन होगा, अगर खुद का ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहा है सप्लायर, तो वही मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहा है। किसी तीसरे का ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहा है, तो वो तीसरा पर्सन मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहा है। लेकिन अगर सामने वाला जो तीसरा पर्सन है, जिसके ट्रांसपोर्टेशन को रजिस्टर्ड सप्लायर यूज़ कर रहा है, अगर वो सामने वाला रजिस्टर्ड है, तो उस पर भी बोल सकता है वो कि ई वे बिल तू जनरेट कर। नहीं तो यहाँ पे हम खुद भी क्या कर सकते हैं, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन खुद भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। हाँ, लेकिन मैम पार्ट बी का तो वो बिल्कुल ट्रांसपोर्टर को बोल सकता है कि आगे अगर व्हीकल बार बार चेंज हो रहा है, तो उसे ही क्या करना होगा, उसे ही अपडेट करते रहना होगा पार्ट बी को। मैम पार्ट बी में क्या आता है, पार्ट बी में आता है व्हीकल से रिलेटेड, व्हीकल का नंबर क्या है, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स क्या है, और पार्ट ए में गुड्स से रिलेटेड सारी चीज़ें, गुड्स का रेट, वैल्यू, उसके बाद क्यों ट्रांसपोर्ट हो रहा है, प्लेस ऑफ डिस्पैच क्या है, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या है, रिसिपिएंट का पिन GSTN उसका चाहिए, साथ में सप्लायर का पिन GSTN उसका चाहिए। फिर मैम आपने ये बताया किन किन गुड्स पे ई वे बिल बिल्कुल भी जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, और कहाँ 3 जगह मैंडेटरी ई वे बिल जनरेट करना है। क्या ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल मैम 24 घंटे में कर सकते हैं। लेकिन क्या ई वे बिल अपडेट हो सकता है? हाँ मैम, सिर्फ व्हीकल नंबर अपडेट हो सकता है, मतलब पार्ट बी को अपडेट कर सकते हैं, बाकी किसी को भी अपडेट नहीं कर सकते। मैम व्हीकल को रोका जा सकता है, बिल्कुल। उसमें पर्सन इंचार्ज के पास होना क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और डिवाइस होनी चाहिए। अगर ई वे बिल है तो ई वे बिल में उसी के व्हीकल का नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए उसका ई वे बिल। अगर अपडेटेड नहीं है तब भी दिक्कत है। उसके बाद मैम आपने ये बोला, अगर कभी भी हम रोक लेते हैं, मतलब हम प्रॉपर ऑफिसर ने रोक के हमारे ई वे बिल, हमारे गुड्स को इंस्पेक्ट किया, तो इंस्पेक्शन के 24 घंटे के अंदर समरी रिपोर्ट अपलोड हो जाती है, और 3 दिन के अंदर प्लस एक्सटेंडेड टाइम ऑफ 3 डेज़ के अंदर क्या हो जाता है मैम, फाइनल रिपोर्ट आती है। अननेसेसरी 30 मिनट से ज़्यादा मैम हमारे व्हीकल को रोका गया है, तो ट्रांसपोर्टर इन्फॉर्मेशन क्या कर सकता है, सबमिट कर सकता है पोर्टल पे।
दिस वॉज योर एंटायर ई-वे-बिल। एक बार इस चार्ट से गो थ्रू करके देखना। उसके बाद जो क्लास के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको मैंने कहा था वो लोग मुझसे क्लास में इसके डाउट्स पूछ सकते हैं, पर बहुत प्रॉपरली समझना इसको, ठीक है। वैलिडिटी भी हमने देखी थी 120 किलोमीटर्स वाली, तो आप लोग जानते हो कि कैसे पॉइंटर्स क्रिएट करने होते हैं। बस वो पॉइंट्स क्रिएट करना है हमको, जैसे मैंने ये चार्ट में पूरे पॉइंट्स क्रिएट किए हैं, एंड यू विल गो थ्रू, पूरा दिमाग में छपा होगा ई-वे-बिल। तो क्लास में मिलते हैं और इसे रिवाइज करते हैं। बस अच्छे से करो और अच्छे से करो और बहुत अच्छे से करो। और बाकी लोग जो देख रहे हैं हु हैज़ नॉट जॉइन द क्लास, आप लोग को भी इसी तरह से क्या करना है, किसी भी टॉपिक के पॉइंटर्स बना के अगर उसे समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होता है, दिमाग पे चीज़ें बैठती हैं। और एक ही चीज़ बोलूँगी, मल्टीपल रिविज़न ही काम आता है। मल्टीपल रिवीजन के अलावा कुछ भी काम नहीं आएगा। जब तक कॉन्सेप्ट दिमाग में छप नहीं जाएगा, उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट क्या इफ़ एंड बट देता है, वो क्रैक करना इजी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलो, ई-वे-बिल हो गया है। थोड़ी देर में आप लोग को रिटर्न चैप्टर भी मिल जाएगा, तो रिटर्न चैप्टर भी गो थ्रू करके रखना है अपने को, ठीक है। तो चलो मिलते हैं क्लास में, एंड बाकी को बाय।